Everyone, I warmly welcome you all in my today's session. Before starting the further lines explanation, here I would like to connect your previous knowledge and we will have a little bit discussion on our study session. So let's start. Explanation in Hindi. देखिए कल हम लोगों ने 13 लाइंस तक कवर कर लिया था और आगे बढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि हम लोगों ने कल कहाँ पर छोड़ा था, तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए कल हम लोग बात कर रहे थे कि हीप्स एक गॉडेस ऑफ यूथ होती हैं, ठीक है। और उनके ऊपर, उनके जब फेस के ऊपर जब वो स्माइल करती हैं तो एक डिम्पल सा बन जाता है और वो डिम्पल पोएट बोलता है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और आगे बोलता है कि देखो मृत की गॉडेस को बोलता है कि स्पोर्ट दैट द रिंकल केयर डेराइट्स एंड लाफ्टर होल्डिंग बोथ हिज साइड्स। बोलता है जितनी भी वरीडनेस है उनको हटा दो, उनकी निंदा करो। डेराइट मीन्स कंडेम। और हर तरफ, फॉर द साइड मीन्स हर तरफ सिर्फ लाफ्टर ही लाफ्टर होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। कम एंड ट्रिप इट एज ये गो ऑन द लाइट फैंटास्टिक टू एंड इन दाई राइट हैंड लीड विद दी माउंटेन nymph sweet liberty, and if I give thee honor due, may't admit me of the crew, to live with her and live with thee। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। देखिए अब पोएट यहाँ पर गॉडेस ऑफ मिर्थ को बोलता है कि कम आ जाओ एंड ट्रिप इट एज यू गो ऑन द लाइट फंटास्टिक टू। बोलता है कि ट्रिप मतलब यात्रा करो, यहीं से यात्रा करना स्टार्ट कर दो। किस पर यात्रा करो? ऑन द लाइट फंटास्टिक टू, अपने हल्के से, और फंटास्टिक का मतलब बोल सकते हैं वंडरफुल, टो के ऊपर यात्रा करो। तो इसका मतलब ये हुआ कि पोएट कहना चाहता है कि अब आप यहाँ आओ और अपने जो लाइट टोज़ हैं उनके ऊपर आप डांस करो। ट्रिप का मीन यहाँ पर होगा डांस कीजिए। एंड इन दाई हैंड लेड विद दी, इन दाई राइट हैंड लेड विद दी, मतलब जब आप नृत्य करें, जब आप डांस करें तो आपका जो राइट हैंड है वो भी आपके साथ साथ में चलना चाहिए। आगे बोलता है द माउंटेन निम्फ स्वीट लिबर्टी। अब देखिए यहाँ पर माउंटेन निम्फ टर्म आया है, ये भी गॉडेस ऑफ मिर्थ के लिए आया है, ठीक है। और यहाँ पर दो निम्फ्स बताई गई हैं, पहला माउंटेन निम्फ यानी कि मिर्थ है, दूसरी स्वीट लिबर्टी है, ठीक है। इस चीज़ को समझ लीजिएगा। तो बोलता है द माउंटेन निम्फ यानी कि गॉडेस ऑफ मिर्थ और स्वीट लिबर्टी, एंड इफ़ आई गिव दी ऑनर ड्यू। कहता है कि यदि मैं आपको सम्मान देता हूँ, आपका सम्मान करता हूँ, देन मिर्थ एडमिट मी ऑफ द क्रू, तो मुझे आप अपना क्रू बना लो। क्रू का मतलब यहाँ पर हम लगाएंगे सर्वेंट से। तो कहता है कि मुझे अपना सर्वेंट बना लो। तो सर्वेंट बनाने के बाद में क्या करेगा? टू लिव विद हर एंड लिव विद दी, तो मैं उसके साथ में रहूँगा और आपके साथ में भी रहूँगा। यहाँ पर हर जो आया है वो स्वीट लिबर्टी के लिए आया है। चलिए आगे चलते हैं। और एक चीज़ आप याद रखिएगा कि देखिए जहाँ पर से फुल स्टॉप लगेगा वहाँ से आइडिया चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ पे फोकस करते रहिएगा, नहीं तो आपको बहुत आगे दिक्कत होगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि पोएट अभी क्या कह रहा था और अभी क्या कहने लगा है। तो सिंपल सी बात समझ लीजिए, जहाँ पर फुल स्टॉप होगा वहाँ से आइडिया आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बोलता है, देखिए अब वो फ्री प्लेजर की विषय में बात करेगा कि उसे फ्री प्लेजर चाहिए और वो उसे फ्री प्लेजर जो है कहाँ कहाँ मिलेगा उस चीज़ को देखते हैं। यहाँ बोलता है अनरिप्रूव्ड प्लेजर्स फ्री टू हेयर द लार्क बिगिंस हिज फ्लाइट एंड सिंगिंग स्टार्टल द डल नाइट फ्रॉम हिज वॉच टावर इन द स्काईज टिल द डेपेल्ड डाउन डथ राइज। बोलता है देखो इन रिप्रूव्ड का मतलब यहाँ पर आएगा आपका, अनरिप्रूव्ड का मतलब आएगा ब्लेमलेस, प्लेजर फ्री। बोलता है मुझे ऐसा प्लेजर चाहिए जो एकदम किसी भी प्रकार से, मतलब किसी भी प्रकार से ब्लेम्ड ना हो, मतलब कि ब्लेमलेस होना चाहिए। उसे फ्री प्लेजर चाहिए और ऐसा फ्री प्लेजर चाहिए जो दोष रहित हो। और वो उसे कहाँ से मिलेगा? बोलता है टू हेयर द लार्क बिगिन हिज फ्लाइट, जब लार्क अपनी फ्लाइट यानी कि उड़ान को भरेगा और उड़ान भरते समय जब वो गीत गाएगा, क्या करेगा? गीत गाएगा। और गीत गाते समय क्या होगा? एंड सिंगिंग स्टार्टल द डल नाइट, और जैसे ही वो अपना गाना स्टार्ट करेगा और गाना जैसे ही वो गाएगा तो जो डल नाइट है, डल नाइट का मतलब यहाँ पर जो मेलैंकोलिक एटमॉस्फेयर है अपना नाइट का, वो दूर हो जाएगा।
सिंपल वर्ड्स में कि जब पोएट बोलता है कि जब लार्क अपनी फ़्लाइट भरेगा और फ्लाइट भरते समय जब वो गीत सुनेगा और उस गीत से जो मेलैंकोलिक एटमॉस्फेयर है वो रिमूव हो जाएगा, वहाँ पर उसे प्लेजर मिलेगा। आगे बोलता है फ्रॉम हिज वॉच टावर इन द स्काइज टिल द डैपेल्ड डॉन द थ्राइज, और बोलता है कि वो उसे आकाश में टावर जितनी ऊंचाई उड़ते हुए, मतलब ऊंचे उड़ते हुए देखेगा। और कब तक देखेगा टिल द डैपेल्ड डाउन द थ्राइज, जब तक कि देखो ओ से भरा हुआ सवेरा नहीं हो जाता है, जब तक वो उसे आकाश में टावर जितनी उड़ान भरते हुए और देखेगा। और वो जब उड़ान भरते हुए जो गीत गाएगा और गीत गाते समय जो एटमॉस्फेरिक जो मेलैंकोलिक एटमॉस्फेयर है नाइट का वो रिमूव हो जाएगा, वहाँ पर उसे प्लेजर मिलेगा। आगे बोलता है यहाँ से आगे बोलता है देन टू कम इन स्पाइट ऑफ सॉरो एंड एट माई विंडो विद गुड मॉरो थ्रू द स्वीट ब्रेयर और द वाइन और द ट्विस्टेड इग्लेन टाइम। देखिए अब क्या है, वो यहाँ पर मृत की गॉडेस को बुलाता है कि आप आ जाओ, और आना कैसा है, इन स्पाइट ऑफ सॉरो, मतलब बिना दुख के आप आओ। और जब वो बिना दुख के आएंगी तो क्या करेंगी, एंड एट माई विंडो विद गुड मॉरो, आप मतलब बिना दुख के आओ, बिना दुख के इन द सेंस आप मृत के साथ में आइए और मेरी विंडो पर आके मुझे गुड मॉर्निंग बोलिए। बिड का मतलब होता है विश करना, मुझे गुड मॉर्निंग विश कीजिए। और जब विंडो के पास से आएंगे तो उसके पास में और भी कुछ चीज़ें हैं, वहाँ से होकर आपको आना है। और वहाँ से होकर क्यों आना है समझते हैं। बोलता है थ्रू द स्वीट ब्रियर और द वाइन और द ट्विस्टेड इंग्लेंटाइन। देखिए ब्रियर जो है ये यहाँ पर वाइल्ड रोज़ है, ठीक है। और वाइन का मतलब होता है अंगूर की, जो अंगूर होता है ना उसकी शाखाएं और जो लताएं होती हैं। और द ट्विस्टेड यानी कि जो टेढ़ा मेढ़ा इग्लेंटाइन भी यहाँ पर एक वाइल्ड रोज़ के विषय में ही बताया गया, ठीक है। इग्लेंटाइन इसका मतलब ये नहीं है करेक्टर है, ठीक है। ये TS इलेट में यही टर्म दिया है, वहाँ पर एक करेक्टर है, लेकिन यहाँ पर ये करेक्टर नहीं है। आप चाहें तो गूगल कर लीजिएगा। एग्लेंटाइन भी एक वाइल्ड रोज़ है। तो देखिए उसके विंडो के पास में देखिए वाइल्ड कुछ रोजेस हैं, उनकी कुछ लताएं फैली हुई हैं, और वहीं पर ये आपका वाइन यानी कि अंगूर की भी लताएं फैली हुई हैं। तो देखिए जब बोलता है कि जब आप हमारे विंडो के पास में आएंगे, और कहाँ से आपको होते हुए आना है, उन वाइल्ड रोजेस और अंगूर की जो लताएं हैं, जो बेलाएं हैं, वहाँ से होते हुए आना है। क्यों ऐसा बोल रहा है कि ताकि जब मृत की देवी जब उसकी विंडो के पास में उसको गुड मॉर्निंग विश करने के लिए आएँ, तो साथ में वो जो वाइल्ड रोजेस हैं और जो ग्रेप्स की वाइन्स हैं, यानी कि है ना ग्रेप्स की जो वाइन्स हैं, उनसे वो सुगंधित लेकर आएँ और उसकी विंडो के पास में आके गुड मॉर्निंग विश करें, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर इग्लेंटाइन आया था, इग्लेंटाइन के बाद में आपका आइडिया चेंज हो जाता है। ये पहला आपको बताया कि उसे कहाँ कहाँ प्लेजर जो है वो फ्री प्लेजर मिलेगा। तो पहले बोला कि उसने कि जब लार्क जो है स्काई में टावर जितनी ऊंचाई पर उड़ेगा और वहाँ पर उड़ते उड़ते जो गीत गाएगा, उसके द्वारा जो मेलैंकोलिक एटमॉस्फेयर है डल नाइट का, वो जब रिमूव हो जाएगा तब उसे वहाँ पर प्लेजर मिलेगा। और दूसरा बोलता है कि आप हमको मॉर्निंग में आकर हमारे विंडो के पास में आकर आपको मुझे गुड मॉर्निंग बोलना है, तो वहाँ पर उससे फ्री प्लेजर मिलेगा। देखिए यहाँ पर एक लार्क जो टर्म आया था, देखिए, और पेनसेरोसा में हम लोगों ने पढ़ा तो वहाँ पर नाइटिंगेल थी, और यहाँ पर ये लार्क है। तो नाइटिंगेल जो सिंबल है वो मेलैंकोलिक का है, और ये जो लार्क है वो सिंबल है मृत का है, ठीक है। बस इस चीज़ को याद रखना है, क्योंकि देखिए वो जो नाइटिंगेल होती है पेनसेरोसा में, वहाँ पर फेलोमेल एक कैरेक्टर मैंने आपको बताया था जिसका जिक्र वेस्टलैंड में भी हुआ है। तो वो जो गीत गाती है, जो नाइटिंगेल है, वो गीत गाते समय जो फिलोमेल है उसकी पीड़ा को व्यक्त करती है, क्योंकि उसका रेप हुआ होता है, उसका ब्रदर इन लॉ ही उसका रेप करता है नाइट में। तो उस टाइम पर वो नाइटिंगेल एक एज ए विटनेस होती है, तो वही गीत गाकर फिलोमेल की प्लाइट को जो है वो एक्सप्रेस करती है। तो वैसे यहाँ पर लार्क है, लार्क देखिए सिंबल माना जाता है मृत का। तो अभी मृत हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब एलेग्रो पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सारी वही चीज़ें डिस्कस करेगा जहाँ पर उसे मृत मिलेगा, प्लेजर मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगा।
और देखिए यहाँ पर पूरा पूरा डे के विषय में बात करेगा, और पेंसिलस में पूरा नाइट का एटमॉस्फेयर जो था उसके विषय में बात कर रहा था। तो बस इतना सा डिफरेंस समझ लेना है। अगर मान लीजिए हमको कभी लाइन भी याद नहीं रहती हैं, तो हम डे और नाइट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको समझकर हम अपने ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। ठीक है, बस लार्क आपका मिर्च में आएगा और मेलंकली में आपकी नाइटिंगेल आएगी। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अब आइडिया पोएट ने चेंज किया है। अब क्या बोलता है देखिए, while the cock with lively din scatters the rear of darkness thin, and to the stake or the barn door stoutly strut his dams before। यहाँ पर इन 4 लाइन्स का मतलब है कि जब कॉक मतलब मुर्गा, विद लाइवली डैन मतलब जब जो मुर्गा है जब वो अपनी बांग देगा, डिन का मतलब होता है हॉर्न करेगा, साउंड बजाएगा, लाइवली मतलब सजीव, सजीव ऑब्वियसली जब मुर्गा बोलेगा तो लाइवली ही लगेगा, है ना। तो बोलता है जब मुर्गा अपनी बांग देता है, ठीक है, ये साउंड करता है, तो क्या होता है उससे, स्कैटर द रेयर ऑफ डार्कनेस थिन। तो देखिए ये जो डार्कनेस है, जो थिन डार्कनेस क्यों बोला, देखिए मॉर्निंग के टाइम में जब मुर्गा बोलता है उस टाइम नियर अबाउट में 4 बजा होता है या 5 बजा, तो उस टाइम पर अभी भी थोड़ा थोड़ा अंधेरा होता है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर थिन लगाया है। तो बोलता है जब मुर्गा बांग देता है तो धीरे धीरे क्या होता है, जो डार्कनेस है वो स्कैटर होने लगता है। मुर्गे की बांग के साथ में ही जो डार्कनेस है वो धीरे धीरे गायब होने लगती है। और ये जो कॉक हैं, एंड टू द स्टेक्स, और कॉक जब, स्टेक का मतलब होता है स्टेक मतलब कि घास फूस की तरफ बढ़ने लगते हैं। और द वार्न डोर, वार्न का मतलब होता है अनाज और डोर का मतलब डोर। ठीक है, तो बोलता है कि जब मुर्गे सुबह बांग देते हैं उसके साथ में डार्कनेस धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। और जब कॉक अपने मतलब खेत, बार्न डोर का मतलब यहाँ पर आएगा खेत खलिहानों में, खेत खलिहानों की तरफ या फिर घास फूस की तरफ बढ़ने लगते हैं। और कैसे बढ़ते हैं, स्टाउटली स्ट्रट मतलब बहुत ही ज़्यादा फॉर्मली मूव करते हैं। हिज डैम्स बिफोर, डैम का मतलब ऐसे होता है सुंदर कन्या जो मैच्योर वीमन हो, लेकिन यहाँ पर डैम्स का मतलब है यानी कि शी हैन, है ना, मुर्गियाँ। तो पोइट के कहने का मतलब है उसे प्लेजर कहाँ मिलता है, जब सुबह सुबह जो कॉक है वो बांग देता है और उसके साथ में अंधेरा जाने लगता है। और जब कॉक्स जो हैं वो हे स्टेक या फिर खेत खलिहानों की तरफ मूव करते हैं और अपनी मुर्गियों की तरफ आगे बढ़ते हैं, मतलब शी हैन की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर वो दृश्य देखकर उसे बहुत ही अच्छा लगता है, वहाँ पर उसे फ्री प्लेजर मिलता है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब क्या बोलता है देखिए, ऑफ लिसनिंग नाउ द हॉर्न्स एंड हॉर्न cheerily rose the slumbering morn from side of the sum hoar hill through the high wood echoing shrill। अब इन 4 लाइन्स का मतलब समझिए कि बोलता है ऑफ्ट का मतलब ऑफन, लिसनिंग मतलब सुनता है, हाउ माने यहाँ पर वैसे आएगा जब। ठीक है, हाउ माने कैसे होता है यहाँ पर मतलब जब, वो जब कभी भी सुनता है, क्या सुनता है, हॉर्न्स एंड हॉर्न, जैसे जो नहीं शिकारी लोग होते हैं जब लोग शिकार करने जाते हैं उस टाइम पर वो अपना भोंपू बजाते हैं। तो बोलता है जब वो उस भोंपू को सुनता है और सुनने के बाद में क्या होता है, चिरली रोज बड़ी प्रसन्नता के साथ वो उठ जाता है। द स्लम्बरिंग मॉर्न, स्लम्बरिंग का मतलब होता है गहरी नींद, मॉर्न माने सुबह, सुबह की गहरी नींद। तो ऑब्वियसली देखिए ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है कि मॉर्निंग टाइम में बहुत ज़्यादा हमको डीप नींद आती है। तो बोलता है जैसे ही वो शिकारियों के हॉर्न की आवाज़ को सुनता है और वो मॉर्निंग टाइम में अपनी मतलब स्लम्बर मॉर्निंग में यानी कि स्लम्बर स्लीप से जब वो जाग जाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो जो साउंड है हॉर्न का, फ्रॉम द साइड ऑफ सम हॉर हिल्स थ्रू द हाई वुड इकोइंग श्रिल्स। देखिए हाई वुड का मतलब विशाल जंगल में जब ये हॉर्न्स के हॉर्न की आवाज़ गूंजती है हॉर हिल से होकर, तो उसे बहुत अच्छा फील होता है, वहाँ पर उसे प्लेजर मिलता है। ठीक है, जब कभी भी प्रातःकालीन नींद में वो क्या क्या सुनता है, हॉर्न सुनता है। ठीक है, और हॉर्न सुनने के कारण वो सुबह की नींद से उठ जाता है, उसे बहुत ही ज़्यादा प्लेजर फील होता है। और जब वही हॉर्न्स का हॉर्न जब हॉर हिल से होते हुए घने जंगलों में आवाज़ करता है, श्रिल से साउंड करता है, तब उसे वहाँ पर प्लेजर फील होता है। अब आगे है, अब देखिए आइडिया पोइट चेंज कर रहा है यहाँ पर और इसको समझते हैं क्या कहना चाहता है। अब एक नया दृश्य वो देख रहा है
क्या देख रहा है कि सम टाइम वॉकिंग नॉट अनसीन वाई हैज़ रो एल्म्स ऑन हिलॉक ग्रीन राइट अगेंस्ट द ईस्टर्न गेट वेयर द ग्रेट सन बिगेन्स हिज स्टेट रोड्स इन फ्लैम्स एंड अम्बर लाइट द क्लाउड इन थाउजेंड लाइवरलीज डिक्ट। इसका मतलब समझेंगे कि बोलता है सम टाइम वॉकिंग नॉट अनसीन, बोलता है कि जब मैं, देखिए नॉट अनसीन में मतलब डबल निगेटिव लगाया, इसका मतलब सिंगल निगेटिव में आएगा, ठीक है। बोलता है जब कभी भी वो वॉक करता है तो उसे दिखाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता। क्या दिखाई नहीं देता आगे समझ में आएगा, और क्यों नहीं दिखाई देता वो समझ लेते हैं। तो बोलता है जब कभी वो वॉक कर रहा होता है, कभी कभी ऐसा होता है वो देख नहीं पाता है। बाई हैड्स रो एल्म्स, वो जो झाड़ियाँ ना एल्म्स वृक्ष की, जो एल्म्स वृक्ष एक पूरे रो में हैं, उनकी जो झाड़ियाँ हैं उनके द्वारा वो देख नहीं पाता है। ऑन हिलॉक ग्रीन्स, हिलॉक ग्रीन पर, राइट अगेंस्ट द ईस्टर्न गेट, किसकी तरफ, कि बिल्कुल सीधे ईस्टर्न गेट की तरफ वो देख नहीं पाता है। क्या नहीं देख पाता है, वेयर द ग्रेट सन बिगेंस स्टेट, देखिए जहाँ से सूरज अपनी यात्रा शुरू करता है वो उधर ईस्टर्न गेट की तरफ, हिलॉक ग्रीन की तरफ देख नहीं पाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर एल्म्स वृक्ष की बहुत लंबी कतार है और उनकी बहुत ज़्यादा थिक झाड़ियाँ हैं, जिसकी वजह से उनके सामने आ जाने के कारण जो पोएट हैं वो राइजिंग सन को नहीं देख पाता है। और वो जब राइजिंग सन है तो कैसा है, रोब्ड इन फ्लेम्स, ऐसा लगता हो कि वो बिल्कुल आग के लपटों में लिपटा हुआ हो, एंड अम्बर लाइट, और पीला सा प्रकाश। देखिए मॉर्निंग टाइम में पीला बहुत ही ज़्यादा, देखिए सन सेटिंग करते समय और राइजिंग करते समय सन का जो कलर होता है वो पीला होता है। अंबर का मतलब यहाँ पर पीला। तो कहता है कि जहाँ से सन अपनी जर्नी स्टार्ट करता है और अपने फ्लेम्स में लिपटा हुआ होता है और प्रकाश रंग में मतलब डूबा हुआ होता है, वो नहीं देख पा रहा है। और क्यों नहीं देख पा रहा है, बिकॉज ऑफ रो एल्म्स, हेज रो एल्म्स, ठीक है, उसकी वजह से। और आगे बोलता है द क्लाउड इन थाउजेंड लेवरेज डिज, और दूसरा कारण बता रहा है कि देखिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ क्लाउड्स हैं। जो लेवरलीज का मतलब यहाँ पर है सजीव रूप से, डिक्ट का मतलब क्लॉथड है। तो कहने का मतलब है, अब बादल थोड़ी ना कपड़े पहनेंगे, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ क्लाउड्स जो हैं वो एकदम सामने आ जाते हैं सन के, जैसे मतलब कि लग रहा हो कि पूरे कपड़े से ढके हुए हों, है ना। तो इसके कारण वो ईस्टर्न गेट की तरफ राइजिंग सन को नहीं देख पाता है। चलिए आगे चलते हैं। वंस अगेन आइडिया चेंज्ड। अब क्या बोलता है, तो अभी तक हमको समझ में आया कि उसे कहाँ पर अनरिप्रूव्ड प्लेजर फ्री मिल रहा था। पहला लार्क जब वो उड़ान भरता है, उड़ान भरते भरते गीत गाता है। दूसरा जब कॉक जो है प्रातःकालीन बांग देता है और अपनी गहरी नींद से जब वो चीयरफुली राउज होता है, वहाँ पर उसे बहुत प्लेजर फील होता है। तीसरा क्या है कि जो सनलाइट है और जो सन राइजिंग है वो नहीं देख पा रहा है, कि मतलब आधा सा उसको दिख रहा है, सनराइज़ नहीं हो पा रहा है सही से, वो नहीं देख पा रहा है। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेड्स हैं एल्म्स ट्री की, और जो हिलॉक ग्रीन की तरफ वहाँ पर ईस्टर्न गेट है, और ईस्टर्न गेट से सनराइज़ को होते हुए नहीं देख पा रहा है, क्योंकि उसे जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि कुछ बादल वगैरह आ रहे हों जो कपड़ों से ढके हुए हों। तो इन सेंस बहुत थिक क्लाउड्स रहे होंगे, जिसकी वजह से पोएट जो है सन को पूरी तरीके से नहीं देख पाता है। देखिए सम टाइम बोला, इसका मतलब है कभी कभी, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा क्लाउड होने के कारण वो सन को फुल राइजिंग होते हुए नहीं देख पाता। तो वहाँ पर देखिए नेचुरल सीनरी जो है उसके विषय में यहाँ पर उसने पोएट ने डिस्क्रिप्शन दिया है, तो उस सीनरी को देखकर उसे बहुत प्लेजर फील होता है। तो अब आगे क्या बोलता है देखिए, वाइल द प्लोमैन नियर एट हैंड whistles o'er the furrowed land, and the milkmaid sings blithe, and the mower wears his seat, and every shepherd tells his tale under the hawthorn in the dell। देखिए अब यहाँ पर समझिएगा, पोएट कह रहा है कि देखिए जब कभी भी प्लोमैन जो होते हैं बिल्कुल नज़दीक में ही, जब वो खेत जोत रहे होते हैं, फर्रो लैंड का मतलब खेत जोत रहे होते हैं, और खेत जोतते समय जब वो विशल बजाते हैं तब उसे वहाँ पर अच्छा लगता है। और मिल्कमेड जब अपना गाना गाती है तो वो भी उसे ब्लिथ जैसा लगता है। मिल्कमेड का गाना सुनते हुए इसे अच्छा लगता है। और जो प्लोमैन
अपना खेत जोत रहते हैं बिल्कुल नज़दीक में ही, तो वो जो विशल बजाते हैं वो भी उसे प्लेजर देती है। एंड द मावर वेट्स हिज सिट, मावर का मतलब यहाँ पर कॉटेज है, कॉटेज में गर्ल है, और जब गर्ल अपने कपड़ों को स्टिचिंग करती है, वेट का मतलब यहाँ पर स्टिचिंग करना, शीत का मतलब क्लॉथ। मावर देखिए कॉटेज है, हिज शीत का मतलब यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मतलब कोई एक मेल है, ठीक है, जो अपनी कॉटेज में कपड़ों को स्टिच कर रहा है, और स्टिच करते हुए जब वो पोएट उसे देखता है तो उसे बहुत ही प्लेजर फील होता है। एंड एवरी शेफर्ड टेल हिज टेल, और जब वो शेफर्ड को अपनी कहानियाँ सुनाते हुए सुनता है तब उसे अच्छा लगता है। और ये सब चीज़ें कहाँ हो रही हैं? अंडर द हाथोन इन द डेल। हाथुन डेल एक वैली है, उस वैली में जब ये सब चीज़ों को होते हुए देखता है, प्लोमैन वहीं पर खेत जोत रहे होते हैं और जो विशल बजाते हैं अच्छा लगता है, मिल्क मेड वहीं पर जब गीत गाती है तो उसे अच्छा लगता है, वहाँ पर उसे मिर्च मिलता है। और जब मोवर का मतलब कॉटेज में कोई भी एक व्यक्ति जो है अपने कपड़ों को स्टिच कर रहा होता है तब अच्छा लगता है। और जब भी कभी भी वो शेफर्ड को अपनी स्टोरी सुनाते हुए सुनता है तब उसे प्लेजर फील होता है। देन ही गॉट द अनरिप्रूव्ड प्लेजर फ्री। अब देखिए इतना बोलने के बाद में फुल स्टॉप लगा है, और अब यहाँ पर उसका आइडिया चेंज होता है, अब वो दूसरे आइडिया की तरफ बढ़ रहा है। और वो आइडिया कौन सा है समझते हैं। अब दूसरा साइट वो देख रहा है जहाँ पर उसे प्लेजर फील होगा, और उस साइट में क्या देख रहा है? स्टेट माइंड आइज हैथ कॉट न्यू प्लेजर whilst the landscape round it measured russet lawns and fallows grace where the nibbling flocks to stray mountains on whose barren breast the lavering clouds do often rest। अब इनका मतलब समझते हैं। बोलता है देखिए स्टेट माइन आइज हैथ, मेरी आंखों के सामने, यानी कि मेरी आंखों ने बिल्कुल सीधे, हैथ कॉट मतलब पकड़ लिया है, न्यू प्लेजर्स, नए नए प्लेजर्स को पकड़ लिया, मतलब मेरी आंखें बिल्कुल स्टेट में कुछ नया प्लेजर्स को देख रही हैं। वो क्या क्या प्लेजर्स हैं? वाइल्स द लैंडस्केप का मतलब लैंडस्केप, राउंड इट मेजर्स। तो वो बोलता है कि हमारी जो आंखें बिल्कुल स्ट्रेट कुछ नया प्लेजर्स को देख रही हैं, और उस प्लेजर में क्या है कि वो एक बहुत बड़ा लैंडस्केप देख रहा है जिसको वो माप रहा है अपनी आंखों से माप रहा है, इन द सेंस वो अपनी आंखों से पूरी तरीके देख रहा है। एक बहुत बड़ा लैंडस्केप है, और उस लैंडस्केप में क्या है? रसेट लॉन्स एंड फॉलोज ग्रेस। यहाँ पर दो टाइप के लॉन्स हैं, पहला रसेट लॉन है, दूसरा फॉलोज ग्रे, ये भी एक लॉन है, ठीक है। तो वहाँ पर देखता है कि दो लॉन्स हैं, एक रसेट लॉन और फॉलोज ग्रे, ये भी एक लॉन है। वेयर माने जहाँ पर द निवलिंग फ्लॉक्स डू स्टे, जहाँ पर जो फ्लॉक्स हैं, जो भेड़ियाँ हैं, वो निवलिंग का मतलब चल रही हैं, डू स्टे, स्टे का मतलब होता है यहाँ पर अलग अलग होकर। वो एक दृश्य देखता है कि एक बहुत बड़ा लैंडस्केप है उसकी आंखों के सामने, जहाँ पर रसेट लॉन और फॉलो ग्रे हैं, और उन लॉन्स में वहाँ पर भेड़ जो हैं वो अलग अलग होकर जो है घास वगैरह कुछ चर रही होंगी, ठीक है। तो एक पहला ये सीन था। दूसरा दिखता है माउंटेन्स ऑन हुज बैरन ब्रेस्ट। माउंटेन्स देखिए जिनका जो ब्रेस्ट है वो बैरन है, ब्रेस्ट इन द सेंस आप बोल सकते हैं टॉप, ठीक है। तो टॉप मोस्ट जो एरिया है माउंटेन्स का वो एकदम बैरन है, और उस बैरन ब्रेस्ट पे, उस बैरन एरिया पे जब क्या दिखता है? द लेवरिंग क्लाउड्स डू ऑफन रेस्ट। वो देखता है कि जो माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं उनके ऊपर जब वो लेवरिंग क्लाउड्स, देखिए लेवरिंग का मतलब क्या होता है? हम जानते हैं कि बादल जो होते हैं स्टेबल नहीं होते हैं, हमेशा जो है एयर में फ्लोट करते रहते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो बोलता है कि जब वो लेवरिंग क्लाउड्स को उन माउंटेन्स के टॉप पर रेस्ट करते हुए देखता है तब उसे अच्छा फील होता है। अच्छा अब एक बात बताइए, माउंटेन्स पे क्लाउड्स रेस्ट थोड़ी ना करेंगे। कहने का मतलब ये है कि वो माउंटेन्स के ऊपर वो क्लाउड्स को आते देख रहा होगा, है ना, कि माउंटेन्स से जो है क्लाउड्स होकर जा रहे हैं, है ना। तो जब वो देखता है ये दृश्य तो ऐसा ऐसा फील होता है कि ये जो लेवरिंग क्लाउड्स हैं ये वहाँ पर माउंटेन्स के ऊपर रेस्ट करने के लिए आए हैं। तो जब वो ऐसा दृश्य देखता है तब उसे वहाँ पर प्लेजर फील होता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है meadow stream with daisies pied, shallow brooks and rivers bide, towers and the battlements it sees, bosomed high in tough trees, where perhaps some beauties lies, the cynosure of neighboring eyes। अब इसका मतलब समझिएगा आइडिया चेंज। अब दूसरा सीन देखता है। देखिए पूरा पूरा डे में सारा जो कुछ वो देख रहा है, जो कुछ महसूस कर रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं।
और मैंने आपको पहले ही बताया है, एज आई हैव अर्लियर टोल्ड दैट डे सिंबलाइजेस mirth and while night symbolizes melancholy. So the poet here is describing all those things which he find out in a day, and those things which gives him pleasure, where he got the mirth, happiness, those things he is describing here. And on the contrary, whatever we have learned in melancholy, he describes all those things in which he find out the melancholy. Okay, so I hope you will understand better. So the now idea changed. अब इस आइडिया में क्या क्या है वो समझेंगे हम लोग। तो देखिए पहली चीज़ बोलता है कि मेडो स्ट्रीम विद डेजी स्पाइड। देखिए एक मेडो है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा मतलब ट्रिम किया हुआ है, और उस मेडोज़ में डेजीज फ्लावर हैं। तो बोलता है देखिए मेडो स्ट्रीम, ट्रिम किए हुए मेडोज़ को वो जब देखता है विद डेजी स्पाइड, और उस मेडो में डेजीज यानी कि गुलमोहर के कुछ फ्लावर्स भी हैं, ठीक है, तब उसे अच्छा फील होता है, वहाँ पर उसे मिर्च मिलता है। अच्छा देखिए ये तो एस्थेटिक सेंस हुआ कि देखिए हमारे यहाँ जब मान लीजिए हम लोग एक तरीके से जब कुछ ऑर्चार्ड वगैरह अपने घर के सामने बनाते हैं, है ना, पेड़ पौधे होते हैं, तो हम उनको ट्रिम करते रहते हैं। ट्रिम इसलिए करते हैं ताकि उनकी एक एक जो भी लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं, जो भी हैं, वो एक समान लगें, जिससे ये पेड़ जो हैं सुंदर दिखें। तो उसी तरीके से देखिए मैडो जो है उसको ट्रिम किया गया हुआ है, और उस मैडो में वहाँ पर कुछ गुलमोहर के फूल भी हैं जिनको वो देखकर प्लेजर फील करता है, उसे मिर्थ मिलता है। और देखता है कि शैलो ब्रूक्स भी हैं वहाँ पर, रिवर बाइट्स, रिवर भी, बड़ी बड़ी रिवर्स भी हैं, टावर्स भी हैं ऊंचे ऊंचे और इन सब के बाद में वो एक चीज़ देखता है, क्या देखता है, एंड बैटलमेंट्स इट सीज, वहाँ पर वो एक बैटलमेंट को देखता है। और बैटलमेंट देखिए क्या होता है कि जो राजा महाराजा हुआ करते थे, तो वो एक उनका फोर्ट हुआ करता था, और उस फोर्ट के ऊपर आपको दिखेगा जो रूफ होता है उसके ऊपर में मतलब एक बड़े बड़े से पत्थर काट काट कर लगाए जाते थे। तो वहाँ पर जो भी क्वींस वगैरह हुआ करती थी वो वहाँ पर खड़ी हुआ करती थी, ठीक है। तो बैटलमेंट का मतलब आप सिंपल से समझ लीजिए अपर पोर्शन ऑफ द रूफ, ठीक। तो वो रूफ के ऊपर क्या दिखता है कि बॉसम्ड हाई इन टफ ट्रीज, और वहाँ पर देखिए कुछ ट्रीज भी हैं जो टफ्ड हैं। टफ्ड का मतलब वहाँ पर मतलब गुच्छेदार लीव्स रही होंगी, ब्रांचेस होंगी ट्रीज़ की, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ऊंची उठी हुई हैं। और उन टफ ट्रीज से होकर वो क्या देखता है, परहैप्स वेयर परहैप्स सम ब्यूटीज लाइज। तो उन ट्रीज से होकर वो जो सामने फोर्ट दिख रहा है वहाँ पर देखता है कि शायद यहाँ पर कोई ब्यूटी रहती है, शायद यहाँ पर कोई एक ब्यूटीफुल वुमेन है, वो वहाँ पर उसको दिखता है। और जब उस ब्यूटी को देखता है तो क्या बोलता है, द साइनस योर ऑफ नाइवरिंग आइज। तो बोलता है कि ये जो ब्यूटी वो देख रहा है उन टफ ट्रीज से होकर उस बैटलमेंट्स पर, अपर पोर्शन ऑफ द रूफ पर एक कोई भी सुंदर महिला खड़ी हुई है उसको देखता है। तो क्या बोलता है कि द साइनोश्योर का मतलब होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ नाइवरिंग आइज। बोलता है ये जो हमारी आंखें हैं, और या फिर यहाँ पर जो और लोग हैं, ये जो भी नाइवर्स हैं, जब ये लोग इन द टफ ट्रीज से होकर उस बैटलमेंट की तरफ देखते हैं जहाँ पर एक सुंदर महिला दिखाई देती है, वो इन सब की आँखों का एक आकर्षण का केंद्र है, ठीक है। सो ओनली दिस मच फॉर टुडे सेशन, रिमेनिंग वी विल कंप्लीट इन टुमारो सेशन, and I think we will be able to complete this whole poem in 4 parts. So first part I have completed yesterday, this is the second part, and third part will be brought out tomorrow, and then after that the day after tomorrow. Till bye bye, take care, have a great day ahead.